So this is lecture of डिजाइन ऑफ की एंड कपलिंग। हम लोग की एंड कपलिंग के डिजाइन के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आपका जो सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन, उसमें का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इस सब सारा चीज डिस्कस किया था, की के बारे में, टाइप्स ऑफ की के बारे में, डिफरेंट जितना भी की था उस सभी का हम लोग ब्रीफ डिस्कशन किए हुए थे पिछले क्लास में। और जो है उसका की का इफेक्ट के बारे में, जो संघ की का जो स्ट्रेंथ होगा उसके बारे में भी हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव किए हुए थे। इसके अलावा जो शाफ्ट कपलिंग है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो शाफ्ट कपलिंग क्या था, शाफ्ट कपलिंग की आवश्यकता क्यों होती है, और जो प्रॉपर गुड शाफ्ट कपलिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा। इसके अलावा जो कपलिंग का टाइप्स था वो हम लोग देख चुके हैं कि दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रिजिड कपलिंग, दूसरा फ्लेक्सिबल कपलिंग। और रिजिड कपलिंग में आपका आएगा स्लीव और मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग और फ्रेंच कपलिंग। तो ये तीनों आपके सिलेबस में है। और इधर से फ्लेक्सिबल कपलिंग में आपको बूस्ट पिन टाइप कपलिंग के बारे में पढ़ना है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्लीव और मफ कपलिंग और स्प्लिट ऑफ मफ कपलिंग के बारे में। जो थोड़ा सा पार्ट्स कुछ छूट गया था उसको हम लोग देख लेंगे आज स्प्लिट मफ कपलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये था हम लोग का मफ कपलिंग। इसके अलावा जो आपका ये जो दिख रहा है डायग्राम, ये आपका स्प्लिट मफ कपलिंग है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि इसका डिजाइन, स्प्लिट मफ कपलिंग का डिजाइन। तो जो मफ कपलिंग का जो आपका की होगा वही आपका डिजाइनिंग, जो मफ और की का जो डिजाइनिंग होगा मफ कपलिंग में, वही डिजाइनिंग आपका सेम एज इट इज रहेगा स्प्लिट मफ कपलिंग। तो यहाँ पर वही चीज इसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो आपका है यहाँ पर, तो डिजाइन ऑफ मफ एंड की जो है सेम एज इट इज रहेगा मफ कपलिंग की तरह। तो इसमें डिफरेंट क्या होता है, तो इसमें हम लोग जो क्लैंपिंग बोल्ट लगा देते हैं तो यही इसको स्प्लिट दो भागों में करता है। क्लैंपिंग बोल्ट के सहारे से आपका जो मफ को टू पार्ट्स में जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसको जोड़े रखता है कौन, क्लैंपिंग बोल्ट्स। तो यही क्लैंपिंग बोल्ट्स का आपको डिजाइन करना होता है एक्स्ट्रा के तौर पे स्प्लिट मफ कपलिंग में। तो पिछले क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। तो जो क्लैंपिंग बोल्ट होगा वो जो आप यहाँ डायग्राम में दिख रहे हैं, ये वाला, ये आपका क्या है, क्लैंपिंग बोल्ट है। तो ये जो ऊपर वाला जो होता है ये पार्ट्स, ये नट कहलाता है। जो लंबा वाला जो पार्ट्स होता है उसको बोल्ट कहते हैं। तो जो क्लैंपिंग बोल्ट होगा उसका डिजाइनिंग किस तरह का होगा वो इसमें आपको स्प्लिट मफ कपलिंग में आपको एक्स्ट्रा डिजाइनिंग के तौर पे करना पड़ता है। बाकी जो मफ और की का जो डिजाइनिंग होगा सेम एज इट इज रहेगा मफ कपलिंग की तरह। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लैंपिंग बोल्ट्स का डिजाइन के बारे में। तो जो ये क्लैंपिंग आप देख रहे हैं तो ये किसको किसको जोड़ रहा है, तो ये दो मफ को यानी स्लिप को, एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और ये जो शाफ्ट है वो शाफ्ट को बीच में इंसर्ट करते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसमें जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी ये जो आपका बोल्ट है इसमें आपका जो टॉर्क लगेगा वह क्या होगा, वो होगा आपका ये मफ के द्वारा जो फोर्स लगेगा इस बोल्ट में मफ और शाफ्ट के द्वारा, तो वो फोर्स और इनटू डिस्टेंस वही होता है। ताकि आपको टॉर्क का फॉर्मूला से, जैसे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो आपका एक जो बोल्ट है ये इस बोल्ट में लगने वाला फोर्स, तो फोर्स किसके द्वारा लगेगा, ये मफ के द्वारा, ये शाफ्ट के द्वारा, क्योंकि उसको क्लैंप को यही दोनों चीज पार्ट्स को कर रहा है। तो इन दोनों के कारण जो बोल्ट में फोर्स लगेगा वो फोर्स, और जो आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये शाफ्ट का d/2, तो वही आपका इस बोल्ट पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो वही टॉर्क को हम लोग इस डिजाइनिंग पार्ट्स में हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैपिटल T मानते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, कि शाफ्ट में जो टॉर्क ट्रांसमिटेड होगा वो वही टॉर्क तो इस बोल्ट में भी होगा ना। तो वही चीज हम लोग है कि जो T है, T इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट
हम लोग लेट करते हैं। और जो स्मॉल डी है वो आपका शाफ्ट का डायमीटर है, ये स्मॉल डी जो है वो शाफ्ट का डायमीटर है। तो आपका शाफ्ट कौन सा है, ये वाला है, तो इसका जो डायमीटर होगा उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और डी बी, बी फॉर बोल्ट, यानी जो आपका ये बोल्ट जो दिख रहा है, इस बोल्ट का डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, उसको हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ बोल्ट, तो आप लोगों ने देखा कि जो स्प्लिट मफ कपलिंग है उसमें बोल्ट 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, तो हम लोग यहाँ n नंबर ऑफ बोल्ट मान के चलें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उस जो बोल्ट मटेरियल है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा, क्योंकि फोर्स हो रहा है तो स्ट्रेस भी लगेगा। तो उस स्ट्रेस को हम लोग, जो बोल्ट पर जो स्ट्रेस लगेगा उसको हम लोग लेट कर लिए सिग्मा टी से। ठीक है। अब जो है कि मफ और शाफ्ट दोनों कांटेक्ट में है, तो जहाँ कांटेक्ट सरफेस होगा वहाँ फ्रिक्शन लगेगा, तो वहाँ पर उस फ्रिक्शन का कोफिशिएंट को हम लोग मान लिए कहाँ पर, क्या माने, म्यू मान लिए। ठीक है। और जो मफ का लेंथ है, मफ यानी स्लीव, ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्लीव है, ये पार्ट स्लीव है, तो ये स्लीव का जो आपका लेंथ है उसको हम लोग मान लिए कैपिटल एल। ठीक है। अब हमको निकालना था क्या, उस बोल्ट पर का टॉर्क निकालना था। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग वही होगा जो बोल्ट पर लगेगा, तो ये T इक्वल टू ये F इंटू डी बाई टू। तो वो जो फोर्स है, वो फोर्स हम लोग, कौन सा फोर्स है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ईच शाफ्ट एंड मफ, माने प्रत्येक शाफ्ट और मफ के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका F है। और F जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो होगा म्यू इंटू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है। प्रेशर इंटू एरिया से हम लोग फ्रिक्शनल, म्यू इंटू प्रेशर इंटू एरिया से हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो आपका प्रेशर है, वो प्रेशर क्या है, तो वो प्रेशर है हम लोग शाफ्ट और मफ सरफेस के बीच जो फोर्स लगेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, मफ है या फिर स्लीव है, और ये आपका है शाफ्ट है। तो शाफ्ट और मफ के बीच जो दोनों क्या है, आपस में कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है तो वहां पर प्रेशर क्रिएट होगा। और वो प्रेशर हम लोग ये मान के चलते हैं कि हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हर जगह वो प्रेशर का, तो वो प्रेशर तो बोल्ट पर भी पड़ेगा। तो इस बोल्ट पर लगने वाला प्रेशर को हम लोग क्या निकालेंगे, तो वो प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया। अब प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया। अब ये फोर्स क्या था, तो उस बोल्ट पर लगने वाला फोर्स, तो उस बोल्ट पर क्या लगेगा फोर्स, तो वो फोर्स होगा पाई बाई 4 डी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो फोर्स होगा वह होगा एरिया इंटू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस हमारा सिग्मा टी बोल्ट पर लग रहा था, और जो बोल्ट का एरिया है वो हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फोर्स। और टोटल कितना लग रहा है, तो टोटल बोल्ट एन है, और बाई 2 कर दिए क्योंकि हम लोग एक साइड पर कर ले रहे हैं, तो ये आपका इंटू एन बाई 2 हो जाएगा। प्रोजेक्टेड एरिया में आपका कि जो आपका फोर्स जो है, वह जो फोर्स लग रहा था वो कहाँ तक लग रहा है, तो वो टोटल स्लिप पर लग रहा था, और क्या होगा, टोटल डायमीटर पर लगेगा वो फोर्स। लेकिन हम लोग एक साइड का ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड का ही प्रेशर लगेगा, लोअर पार्ट में तो नहीं लगेगा, तो एक साइड का ही, इसलिए हम लोग हाफ लेंगे, हाफ इंटू एल इंटू डी। तो प्रोजेक्टेड एरिया हाफ इंटू एल इंटू डी, जहाँ एल क्या है, कैपिटल है, मफ का लेंथ है, और डी क्या है, शाफ्ट का डायमीटर है। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया मैंने इसी एरिया पर वह जो शाफ्ट और मफ का बीच जो फोर्स लग रहा था वो इसी एरिया पर लगेगा। तो आपका उस बोल्ट पर लगने वाला प्रेशर निकल गया। तो प्रेशर का आपका यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेशर का लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका टोटल। तो इसको यहाँ पर पुट कर दिए, एरिया क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा आपका पाई बाई 2 इंटू पाई डी इंटू एल। ठीक है। ये आपका वह इफेक्टिव एरिया हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ईच शाफ्ट एंड मफ, प्रत्येक शाफ्ट और मफ के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह टोटली आपका हो जाएगा म्यू इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 8 डीबी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी इंटू एन। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा।
अब इसी फोर्स को आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वह जो है वह उस जो बोल्ट में जो टॉर्क ट्रांसमिट होगा तो वो कपलिंग का भी टॉर्क हो जाएगा। तो फोर्स इंटू डी/2, तो आपका टोटल फ्रिक्शनल फोर्स हमारा ये आया, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए, इंटू डी/2 आपका जो डिस्टेंस था ताकि टॉर्क क्रिएट हो, तो ये आपका फाइनली एक्सप्रेशन मिल गया ये। तो इसके थ्रू आपका जो है आपका डीबी जो है यानी जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है उसको आप यहाँ से चेक आउट कर सकते हैं, और न्यू आपको टेक करना है 0.3, ये आपको प्रोपोर्शनल डायमेंशन एज्यूम करना है, न्यू इक्वल टू 0.3। तो जो आपका स्प्लिट मफ कपलिंग है उसमें जो आपका बोल्ट है वो बोल्ट में जो टॉर्क ट्रांसमिट होगा उसका अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा, जो आपका ये आया निकल के सामने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्लेंज कपलिंग के बारे में। ठीक है, तो अभी तक ने हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो आपका टाइप्स ऑफ कपलिंग है उसमें से आपका एक स्लीव और मफ कपलिंग क्लियर हो गया, और उसके बाद आपका आया स्प्लिट मफ कपलिंग, और जो इसमें रिजिड कपलिंग में एक है वो आपका सी नंबर बनता है, वो आपका फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, देखते हैं फ्लेंज कपलिंग होता क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं फ्लेंज कपलिंग क्या होता है। तो ये आप एक सिंपल डायग्राम है ये, और भी डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपका फ्लेंज कपलिंग बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फ्लेंज कपलिंग क्या है, फ्लेंज कपलिंग एक तरह का कपलिंग का टाइप है जिसमें हम लोग फ्लेंज का यूज करते हैं। तो ये जो आपका पार्ट्स है कपलिंग का ये वाला, तो जिसमें एक आपका प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है और दूसरा जो है रिसेस पोर्शन होता है, जिसको आपस में कंबाइन करते हैं नट बोल्ट से, और उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि शाफ्ट को इंसर्ट करते हैं, एक शाफ्ट को इस साइड से एक शाफ्ट को इस साइड से, और दोनों को कनेक्ट करके नट और बोल्ट और साथ ही की का यूज करके हम लोग वहां पर कपल कर देते हैं दो शाफ्ट का। ठीक है, तो ये आपका फ्लेंज कपलिंग कहलाता है। तो फ्लेंज कपलिंग क्या है, कपलिंग का एक प्रकार का टाइप है जिसमें फ्लेंज का यूज करके दो शाफ्ट को हम लोग कपल करते हैं। वन ऑफ विच इज फिक्स, जिसमें कि एक वन ऑफ विच इज फिक्स एट द एंड ऑफ ईच शाफ्ट, इसमें के प्रत्येक शाफ्ट का एक छोर को फिक्स करते हैं। तो वो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका फ्लेंज पर होगा वहां से आपको फिक्स होगा एक छोर को, एक एंड को फिक्स करेंगे। द टू फ्लेंजेस बीइंग बोल्टेड टुगेदर विथ बोल्ट्स फिटेड सर्कमफेरेंशियली टू कंप्लीट द ड्राइव। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका गोल गोल दिख रहा है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि बोल्ट को फिट करेंगे, और जिस तरह से दो फ्लेंज को आपस में बोल्ट के सहारे से क्या करेंगे उसको फिट कर देंगे। वन ऑफ फ्लेंज हैज प्रोजेक्टेड एरिया पोर्शन एंड द अदर फ्लेंज हैज ए corresponding recess। और क्या कर रहा है कि द फ्लेंज कपलिंग इज एडेप्टेड टू हैवी लोड्स एंड हेंस इट इज यूज्ड ऑन लार्ज शाफ्ट। और जो इस फ्लेंज का हम लोग ज्यादातर हैवी लोड्स के लिए यूज करते हैं, और जो लार्ज शाफ्ट है उसके कपलिंग के लिए हम लोग इस तरह के फ्लेंज का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लेंज कपलिंग का जो टाइप्स है ये आपका बात हुआ, फ्लेंज कपलिंग कहते किसको है। अब इसमें भी वो 3 टाइप का आपका फ्लेंज कपलिंग देखने को मिलेगा। फर्स्ट है आपका अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, दूसरा है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, और थर्ड है मैरीन टाइप फ्लेंज कपलिंग। तो ये आपको तीन टाइप्स है जिसमें से आपको एज पर सिलेबस आपको 2 टाइप्स पढ़ना है, अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग और प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। तो अब देखते हैं ये दोनों का आपको डिजाइनिंग और उसका डायग्राम के साथ इस सब का एक्सप्लेनेशन करना है और इसको देखना है। ठीक है, एज पर योर जेयूटी सिलेबस। तो रिजिड कपलिंग जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपका 3D फिगर है रिजिड कपलिंग का, और रिजिड कपलिंग में कौन सा, फ्लेंज कपलिंग का। ठीक है, तो फ्लेंज कपलिंग ये आपका है जिसमें 3 टाइप्स होता है, अनप्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और मैरीन टाइप फ्लेंज कपलिंग। तो ये आपका डायग्राम है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो आपका 2 फ्लेंज है
एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और इस उसके बीच में जो है इंसर्ट करते हैं क्या, एक साइड से इधर एक शाफ्ट को, एक साइड से इधर एक शाफ्ट को, और फिर दोनों शाफ्ट को की से फीड करते हैं। ठीक है, तो इसमें का जो ये आप जो नट देख रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं नट, और ये वाला होता है क्या, बोल्ट। तो ये आप जो नट बोल्ट देख रहे हैं, ये आपका क्या है कि फ्लेंज के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर फ्लेंज का जो है बाहरी किनारा जो है निकला हुआ है, ताकि ये जो बोल्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब सुरक्षित रखा जाए। तो ये हो गया प्रोटेक्टेड फ्लेंज टाइप, और ये हो गया अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज टाइप। मतलब ये फ्लेंज थोड़ा सा यहाँ बाहर निकलता तो ये प्रोटेक्टेड हो जाता, तो बाहर नहीं निकला हुआ, तो इसको बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, और ये आपका प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। तो दोनों बेसिक अंतर डिफरेंस सिर्फ आपका इस फ्लेंज के बनावट का है। ठीक है, तो याद रहेगा। और आपका जो ये वाला मैरीन टाइप है जो आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसमें क्या होता है कि जो ये आपका शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट और ये फ्लेंज का एक पार्ट, ये दोनों क्या है, इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं। मतलब ये कंप्लीटली आपको जो है परमानेंटली पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मैरीन टाइप फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, तो ये हुआ, देख देख सकते हैं किस तरह से नट और बोल्ट से हम लोग फ्लेंज कपलिंग को असेंबल डिसेंबल करते हैं। तो इधर एक साफ हो गया, ये इधर से साफ हो गया, ये आपका ये दोनों क्या है, फ्लेंज है, और इसमें आपका ये आपका क्या है, बोल्ट है, ये नट है। तो इस तरह से नट बोल्ट से हम लोग इसको फिट करते हैं। इसके साथ ही जो कपलिंग में जो आपका दो शाफ्ट है उसको हम लोग की से फीड करते हैं। तो ये आपका फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम है। तो जो आपका अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग है, तो इसका जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट्स, ये 3D है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पर है। इसके बाद प्रोटेक्टेड का ये वाला है, और मैरीन टाइप का ये वाला है। तो दोनों में अंतर भी है, बोल्ट्स एंड नट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय फ्लेंज, तो उसको बोलेंगे अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग। और बोल्ट और नट को जो है फ्लेंज के द्वारा प्रोटेक्ट कर दिए तो प्रोटेक्टेड टाइप हो गया। और जो फ्लेंज आर इंटीग्रेटेड विद द शाफ्ट, अब जो फ्लेंज है वो शाफ्ट से इंटीग्रेटेड है, तो उसको मैरीन टाइप फ्लेंज कपलिंग मिल गया। तो ये आपका बेसिक जो है 3 टाइप का फ्लेंज कपलिंग होता है, जिसमें आपका 2 टाइप को इम्पोर्टेंट है, अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड। तो यही दो जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका ये दोनों के से रिलेटेड न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते चलेंगे। अब आया अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग के बारे में, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग में। तो इन ए अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग क्या कर रहा है, ईच शाफ्ट इज कीड टू द बोस ऑफ फ्लेंज विथ ए काउंटर संकी। जो आपका की यहाँ पर लग दिख रहा है, ये जो आपका वो संकी का होगा। तो जो प्रत्येक शाफ्ट है वह जो है फ्लेंज के बोस में की के द्वारा कपल्ड किए हुए रहते हैं, एंड फ्लेंज आर कपल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ बोल्ट। और जो फ्लेंज को एक दूसरे से जो दो फ्लेंज होगा पार्ट्स, वो दोनों फ्लेंज को जो है बोल्ट से हम लोग कपल्ड कर देते हैं। जनरली देयर आर 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4-6 तरह का बोल्ट का यूज करते हैं, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो यहाँ पर 4 नट एंड बोल्ट है। The keys are steered at right angle along the circumference of the shaft in order to divide the weakening effect caused by the key. तो यहाँ पर जो आपका की है, की को शाफ्ट के सरकमफ्रेंस के अलोंग क्या करते हैं, टाइट करके उसको फिट करते हैं, ताकि जो है की वे का जो इफेक्ट हो, वीकनिंग इफेक्ट हो, उसको जो है डिवाइड किया जा सके, मतलब कम किया जा सके। ठीक है, द यूजुअल प्रोपोर्शन हम लोग यहाँ पर टेक करते हैं कुछ डायमेंशन को, जो हम लोग को टेक करना होता है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, एगो यहाँ पर जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी आपका कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, तो कैपिटल डी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर जो फ्लेंज का जो डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कैपिटल डी है वो मैंने टोटल आपका फ्लेंज का डिस्टेंस देखिए, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कैपिटल डी। तो फ्लेंज का जो
डायमीटर है, ये जो आपका फ्लेंज है इसका जो है इसका डायमीटर जो कैपिटल डी करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, तो शाफ्ट के डायमीटर से दोगुना होना चाहिए। जो शाफ्ट का डायमीटर होगा उसका दोगुना होना चाहिए, दोगुना होने पे 2D। ठीक है, ये हम लोग यूजुअल प्रोपोर्शन चेक करते हैं। इसके अलावा जो लेंथ होगा, जो आपका हब का लेंथ होगा, ठीक है, जो हब होगा उसका लेंथ होगा वो क्या होना चाहिए, 1.5D होना चाहिए। जो आपका हब जो जो होल वाला पार्ट्स होता है तो जिसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं शाफ्ट को, तो उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 1.5D होना चाहिए। पिच सर्कल डायमीटर जो होगा बोल्ट का, जिसे आपको यहाँ पर बोल्ट दिख रहा है, जो आपका देखिए बोल्ट, जैसे ये बोल्ट है तो इस बोल्ट से लेके इस बोल्ट का जो डिस्टेंस देखिए यहाँ से लेके तो D1 है। तो ये आपका पिच सर्कल ऑफ द बोल्ट है, वो आपका D1 से रिमूव करते हैं, वो होना चाहिए आपका 3D। वो होना चाहिए क्या, 3D। यानी आपको जो शाफ्ट का रेफरेंस, शाफ्ट का जो डायमीटर है उसी को रेफरेंस मान के उसके यूजुअल प्रोपोर्शन में बाकी सभी पार्ट्स का डायमेंशन होना चाहिए। आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज, आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज यानी D2। D2 आपको यहाँ पर दिखेगा डायग्राम में, D2 यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेके टोटल से लेके यहाँ तक ये आपका क्या होना चाहिए, 4D होना चाहिए। यानी जो आपका शाफ्ट का डायमीटर इंटू 4 होना चाहिए। ठीक है, और जो फ्लेंज का जो थिकनेस है, फ्लेंज का ये आपका जो थिकनेस है, मोटाई है, ये वाला जो आपको वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0.5D। नंबर ऑफ बोल्ट्स, नंबर ऑफ बोल्ट 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो यदि 40 mm का शाफ्ट है तो हम लोग 3 बोल्ट्स का यूज करेंगे, और ये जो आपका अप टू जो है 100 mm है तो आपका जो है 4 बोल्ट्स का यूज करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग का। तो ये आपका यूजुअल प्रोपोर्शन में डायमेंशन था जिसको आपको याद रखना है, और आपका एग्जाम ये न्यूमेरिकल में ये सभी टर्म आपको काम आने वाला है। तो ये जो यूजुअल प्रोपोर्शन में डायमेंशन था वो आपको लिख लेना है और उसको याद कर लेना है, ताकि जो है यदि आपको शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ हो तो थिकनेस आराम से इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सारा कुछ जो है शाफ्ट के डायमीटर को रेफरेंस मान के ही यूजुअल प्रोपोर्शन में सारा का डायमेंशन दिया है। प्रोटेक्टेड टाइप फ्रेंच कपलिंग, अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड टाइप फ्रेंच कपलिंग में। तो इन प्रोटेक्टेड टाइप फ्रेंच कपलिंग जब क्या कर रहा है, जो बोल्ट होगा एंड नट्स होगा वह क्या होगा, वह फ्लेंज के द्वारा प्रोटेक्टेड होगा ऑन टू हाफ्स ऑफ द कपलिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड डेंजर टू द वर्क। बस इसमें जो नट और बोल्ट है बस उसी को प्रोटेक्ट कर देंगे फ्लेंज के द्वारा, उसको बोल देंगे प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। तो यहाँ पर इसका डायग्राम है प्रोटेक्टेड टाइप, देख सकते हैं कि जो ये आपका नट बोल्ट था उसको हम लोग उससे ज़्यादा हम लोग फ्लेंज जो है उसको हम लोग बढ़ा दिए, तो इसको जो नट बोल्ट है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर दिए। तो ये आपका प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग है। तो जो इसका डिजाइनिंग है वो डिजाइनिंग सेम एज इट इज अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग में होगा। बस इसमें क्या है कि द थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्लेंज जो आपका टीपी है वो आपको टेक करना है 0.25D। तो क्योंकि आपका यहाँ पर प्रोटेक्टिव फ्लेंज हम लोग लगा दिए हैं, तो जो प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्लेंज होगा उसका जो थिकनेस होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं टीपी से, उसको लेना है आपको 0.25D। और जितना भी जो अदर प्रोपोर्शन है, जैसे आपका पिच सर्कल का डायमीटर है, जो आपका फ्लेंज का डायमीटर है, वो सभी का जो यूजुअल प्रोपोर्शन जैसे अनप्रोटेक्टेड में लेते थे इसमें भी वही लेंगे। तो अदर proportion of the coupling are same as for protected type flange coupling। तो ये आप सिर्फ आपको किसमें क्या कंसीडर करना है, तो प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्लेंज का थिकनेस यानी टीपी को 0.25 चेक करना है। ठीक है, तो अब आपका जो है इस फ्लेंज कपलिंग का डिजाइनिंग हम लोग किस तरह से करेंगे, तो फ्लेंज कपलिंग का डिजाइनिंग हम लोग इस तरह से करेंगे। तो ये आपका फ्लेंज कपलिंग देख लिया उसका, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो आपको इस तरह से डायमेंशन को मेंशन करना है। यानी आपको जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आए
तो ये वाला डायग्राम आपको वहाँ पर दिखाना होगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आपका डायग्राम याद हो जाएगा। तो कंसीडर ए फ्लेंज कपलिंग एज शोन इन फिगर। स्मॉल डी जानते हैं कि शाफ्ट का डायमीटर को हम लोग रिलेट करते हैं। कैपिटल डी क्या है, तो जो अब हब है, जो हब है उसका जो आउटर डायमीटर है उसका है, वो हम लोग कंसीडर करते हैं। D1 क्या है, तो आउटसाइड डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का जो आउटसाइड डायमीटर है उसको D1 से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ बोल्ट को N से, और फ्लेंज का जो थिकनेस है उसको हम लोग TF से, अनप्रोटेक्टेड टाइप, ठीक है, TF से। और जो एलावेबल शियर स्ट्रेस शाफ्ट के लिए, बोल्ट के लिए और की मटेरियल के लिए, तो सभी के लिए अलग अलग हम लोग टेक कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। टाउ एस, टाउ बी और टाउ के। एस फॉर शाफ्ट, बी फॉर बोल्ट और के फॉर की। तो टाउ एस, टाउ बी और टाउ के इज डिनोटेड एज allowable shear stress for shaft, bolt and key material respectively। उसी तरह tau C जो होगा allowable shear stress for flange material that is cast iron, C for cast iron। अब हम लोग क्या है कि shear stress भी लगेगा और क्या होगा, क्रशिंग स्ट्रेस भी लगेगा। तो बोल्ट पर क्रशिंग स्ट्रेस होगा, की पर भी क्रशिंग स्ट्रेस होगा। तो जो बोल्ट पर क्रशिंग स्ट्रेस लगेगा उसको हम लोग सिग्मा सी बी डिनोट करेंगे, और जो की पर क्रशिंग स्ट्रेस लगेगा उसको हम लोग सिग्मा सी के से डिनोट करेंगे। तो अब हम लोग इसमें तीन तरह का पार्ट्स हो सकता है इस फ्लेंज कपलिंग में, एक हब का, की का और बोल्ट का। तो ये तीनों पार्ट्स का हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करके उसको डिजाइन करेंगे। तो हब का जो डिजाइनिंग होगा वो क्या होगा, तो जो हब है तो हब क्या होगा कि हब में तो हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट को इंसर्ट करते हैं, यानी हब एज इट इज एक्ट करेगा हॉलो शाफ्ट के लिए। तो जो हॉलो शाफ्ट होता है उसका टॉर्क क्या होता है पढ़ चुके हैं। तो हॉलो शाफ्ट के लिए जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो पाई/16 इंटू टाउ सी इंटू कैपिटल D टू द पावर 4 माइनस स्मॉल d टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो जो आपका हब में जो टॉर्क जो ट्रांसमिट होगा वो होगा आपका इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो द हब इज डिजाइन बाय कंसीडरिंग it as a hollow shaft transmitting the same torque T as that of solid shaft। तो जो आपका सेम जो आपका क्योंकि शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट और जो हब है वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो सेम टॉर्क ट्रांसमिट होगा। तो जो आपका सॉलिड शाफ्ट का जो आपका टॉर्क होगा वही आपका हब के लिए भी टॉर्क होगा। द आउटर डायमीटर ऑफ हब इज यूजुअली टेकन एज ट्वाइस। तो आप लोग देख चुके हैं जो डी था, कैपिटल डी था, वो आपका जो शाफ्ट का डायमीटर है उसका दोगुना था, दोगुना करना है। तो उसको आपको यूजुअल प्रोपोर्शन के रूप में टेक करना है। द आउटर डायमीटर ऑफ हब जो होगा वो इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द डायमीटर ऑफ द जो आपका शाफ्ट, ठीक है। Therefore, from the above relation, the induced shearing stress in the hub may be checked। तो यहाँ से हम लोग कि जो यहाँ से आप लोग का क्या है कि यहाँ पर कैपिटल डी आपको पता है, टॉर्क यदि पता हो और आपका डी पता हो या स्मॉल डी और कैपिटल, तो यहाँ से हम लोग उस जो हब में जो इंड्यूस हो रहा है टॉर्क, ये शेयर स्ट्रेस, वो उस शेयर स्ट्रेस को आप इजीली चेक कर सकते हैं। इस प्रकार जो है हब का डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। अब यदि हब का लेंथ के बारे में बात करें तो जो लेंथ आपको क्या टेक करना है, यूजुअली प्रोपोर्शन के रूप में 1.5D, ठीक है। तो ये दो चीज आप कंसीडर करेंगे जब आप हब का डिजाइनिंग करेंगे। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट्स आपको मिलेगा फ्लेंज कपलिंग में वो आपका की होगा। तो की का डिजाइनिंग किस प्रकार से करना है आपको, तो the key is designed with the usual proportion and then checked for the shearing and crushing stress। फिर हम लोग उसमें जो आपका की का जो यूजुअल प्रोपोर्शन में डायमेंशन लेते हैं उसके अनुसार की का डिजाइनिंग करेंगे, और फिर हम लोग उसमें शेयरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस को चेक करेंगे, ठीक है। तो की का लेंथ क्या होना चाहिए, तो की का लेंथ जो होगा, जो आपका हब का लेंथ होगा वही आपका की का लेंथ होगा। तो हब का लेंथ कितना है 1.5D है, तो वही होगा की का भी लेंथ, क्योंकि पूरा
पूरा हब को तो कवर करना है ना की के द्वारा, तो की का जो लेंथ होगा वो सेम एज इट इज जो लेंथ होगा हब का वही होगा। तो डिजाइन फॉर बोल्ट्स, अब बोल्ट्स ये बात था कि की का किस तरह से डिजाइन किए, अब हम लोग बोल्ट का डिजाइन करना है। तो द बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस ड्यू टू द टॉर्क ट्रांसमिटेड, क्या होगा कि वहां पर उसमें उस बोल्ट्स में भी क्या होगा, टॉर्क का ट्रांसमिशन होगा। तो टॉर्क ट्रांसमिशन के कारण उस बोल्ट में क्या होगा, शियर स्ट्रेस लगेगा। द नंबर ऑफ बोल्ट्स डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, जितना ज्यादा शाफ्ट का डायमीटर होगा उसके अनुसार हम लोग बोल्ट्स का संख्या को बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है किसका, शाफ्ट के डायमीटर पर, या फिर जो आपका पिच सर्कल डायमीटर बोल्ट का है उसके साइज पर डिपेंड कर रहा है। तो वो आपको द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट D1 इज टेकन एज 3D, वो आपको विजुअल प्रोपोर्शन में 3D लेना है। तो जो प्रत्येक बोल्ट होगा उस पर कितना लोड लगेगा, यानी फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स जो होगा वो होगा एरिया इंटू स्ट्रेस। तो जो बोल्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, π/4 इंटू D1 का स्क्वायर, वो बोल्ट का एरिया हो गया। और उसमें क्या लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो टॉ बी। टोटल लोड ऑन ऑल बोल्ट, तो टोटल हम लोग को बोल्ट कितना है, n मान लिए तो n से गुना कर दीजिए तो टोटल लोड ऑन ऑल बोल्ट्स आ जाएगा। अब जो है टॉर्क ट्रांसमिशन निकालना है, तो जब आप फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टॉर्क हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, D1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो बोल्ट है उस पर जो जितना टॉर्क का ट्रांसमिशन होगा वो आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल्ट का डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट चेक इन क्रशिंग, क्रशिंग में हम लोग फिर बोल्ट का डायमीटर को किस तरह से चेक करेंगे। तो जो आपका क्रशिंग कहाँ पर होगा, तो बोल्ट का जो थिकनेस और डायमीटर ये दो, इस एरिया पर हम लोगों का बोल्ट का क्रशिंग होगा। तो आपका एरिया कौन सा होगा, D1 इंटू TF, क्योंकि बोल्ट का जो चौड़ाई है और उसका जो थिकनेस मीन्स मोटाई, ठीक है, तो बोल्ट का जो मोटाई है और उसका जो डायमीटर है उसका जो वो जो इफेक्टिव एरिया बनेगा इन दोनों से, वहीं पर क्या होगा, क्रशिंग लगेगा, बोल्ट का क्रशिंग होगा। और टोटल बोल्ट कितना है, तो n है तो n से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है। तो इस जो ये जो एरिया है उस एरिया को आप स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। तो n इंटू D1 इंटू TF मल्टीप्लाई विथ उस बोल्ट पर जो क्रशिंग स्ट्रेस लग रहा है वो उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो है वो जो है अब हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टॉर्क अब इसके अकॉर्डिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, तो जो आपका फोर्स है और जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D1/2, ये हो गया। जब आपका क्रशिंग में होगा बोल्ट तब उस समय टॉर्क ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका बोल्ट को डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, उसमें जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट लेक्चर था आपका अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्रेंच कपलिंग के बारे में और फ्रेंच कपलिंग के बारे में। तो प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड ये दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और ये दोनों के बारे में आपका सिलेबस था। इन दोनों का डिजाइनिंग और इसका जो है इसका जो ब्रीफ डिस्कशन है वो हम लोगों ने जाना। तो ये दोनों का जो आपका डिजाइनिंग और डायग्राम और इसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन आप एक जगह एक पेज में कॉपी पर लिख लीजिएगा और एक दो बार इसका जो डायग्राम है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि ये आपका दिमाग में बना रहे। क्योंकि जब आपका एग्जाम में आएगा न्यूमेरिकल तो इस तरह का आपको फर्स्ट में ही डायग्राम बना लेना है, और जो आपका डिनोट करने का जो सिंबल है यानी D क्या है, D1 क्या है, इस तरह से वहां पर इंडिकेट कर दीजिएगा, ताकि जो आपका फॉर्मूला है वो आपका सुटेबल